वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे कक्षा 9 के सभी बच्चों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग साइंस की कक्षा में पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब आसपास, मैटर मतलब पदार्थ। तो हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं उनके सभी के बारे में हम लोग यहाँ जानने वाले हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। इस विश्व में जो भी वस्तु आप देख रहे हैं अपने आसपास हो, तो इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं, जो भी सामग्री आप देख रहे हैं, जो भी बनी हुई है, वैज्ञानिकों ने उन्हें पदार्थ का नाम दिया, उनको पदार्थ बोला है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो चीज़ भी आप खाना के रूप में, भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, पत्थर देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ है। मतलब आप आसपास जितनी भी चीज़ें आपके पास है, किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, रबड़ है, स्केल है, चश्मा है, जूता है, चप्पल है, कपड़ा है, पेड़ पौधा, पशु, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, जिस चीज़ को आप देख सकते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग पदार्थ के रूप में देखेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान आयतन घेरती है। जो भी वस्तु को रखेंगे जहाँ पे, वहाँ पे एक स्थान घेरेगी, ठीक है। तो उसका स्थान घेर रही है, पानी हो, पत्थर हो, वो स्थान घेरता है। साथ ही साथ उस वस्तु का एक द्रव्यमान भी होगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान भी होगा। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिन्हें पंच तत्व कहा गया। देखिए, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, तो भारत के प्राचीन समय में जो भी दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने मूल रूप से 5 मूल तत्वों में इन्हें वर्गीकृत किया गया, जितने भी पदार्थ हैं जिनको पंच तत्व कहा गया है। देखिए, इसमें कौन कौन सा 5? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। तो आप जानते हैं सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, आप जानते हैं। सजीव में गुण होता है जैसे कि सांस लेने का, चलने फिरने का, खाने का, साथ ही साथ अन्य क्रियाएं, जो भी दैनिक क्रियाएं होती है उनको कर सकते हैं, तो सजीव कहलाते हैं। और मान लीजिए निर्जीव किसको कहें, जैसे कि टेबल हो गया, किताब हो गया, पत्थर हो गया, पेन हो गया, ये चीज़ें जो हैं निर्जीव कहलाती है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो वो दार्शनिक पुराने समय में, यानी कि प्राचीन समय में की बात थी। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आधुनिक समय में आधुनिक वैज्ञानिक जो है, अभी के जो वैज्ञानिक है, वो पदार्थों को किस प्रकार से बांटते हैं। पदार्थ का जो गुण है उनके गुणधर्म के आधार पर बांटते हैं। एक को कहते हैं भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर, उनको 2 भाग में बांटते हैं, ठीक है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। तो हम लोग इस अध्याय में मुख्य रूप से भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यह जानेंगे कि भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुण मतलब हम लोग बाहर से जिस चीज़ को अवलोकन करते हैं, बाहरी से, उस चीज़ को हम लोग भौतिक गुण बोलेंगे। बाहर से पदार्थों का जिस प्रकार से हम लोग अवलोकन करेंगे उसको भौतिक गुण बोलेंगे। तो पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे, कक्षा 9 में ही पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण के बारे में। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो 1.1.1 पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ है, आप जो भी पदार्थ देख पा रहे हैं, वो जो पदार्थ है वो कण से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होगा, ठीक है।
बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। पुराने समय की बात है, पहले दो विचारधारा प्रचलित थी। क्या है विचारधारा जानते हैं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। जैसे लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं ना, सतत माने लगातार होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था, यानी कि दूसरा वाले का, कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। कोई भी पदार्थ हो, रेत का कण, छोटा छोटा, जैसे बालू जैसे हो गया, बालू का जो कण आप देख रहे हैं, छोटे छोटे कण, उससे मिलकर बना हुआ है। तो ये दो प्रकार का धारणा था। आगे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा धारणा सही है। तो आइए हम लोग क्रियाकलाप 1 को पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1, एक 100 ml बीकर लीजिए, जिसमें कि एक बीकर, कांच का बीकर होता है जिसमें 100 ml का बीकर का साइज है, ले लीजिए। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दीजिए। जहाँ तक आप आधा भरे हैं वहाँ बाहर से मार्कर से एक वहाँ पे मार्क कर दीजिए आप, ठीक है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। कांच की एक छड़ होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि नमक है या चीनी है, जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध है, उसको पहले आप घोल लीजिए, ठीक है, उसमें घोल लीजिए। जल के स्तर में आए बदलाव को ध्यान दें। अब जो नमक या चीनी को जो मात्रा हम उसमें घोले, तो क्या जल का स्तर में बदलाव आया या नहीं आया, उसको आप फिर से मार्किंग करिए। अगर जल का स्तर बढ़ गया है तो ऊपर में एक और मार्क वहाँ पे कर दीजिए। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ये 3 प्रश्न है। पहला बात कि नमक और चीनी जो भी था उसका क्या हुआ, वहाँ पे कहाँ गया, और ये गायब हो गए तो कहाँ गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, जल के स्तर में कोई बदलाव आया है कि नहीं, ये चीज़ों को आप नोट करेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि हम लोग क्रियाकलाप चित्र 1.1 में समझे। 1.1 में समझ गए हम लोग कि चीनी या नमक जो भी था वो पूरा अच्छा तरीके से उसमें घुल गया। वो जो पदार्थ है, चीनी एक पदार्थ है, पानी भी एक पदार्थ है, ये पदार्थ उसमें पूरा तरीके से समा गया, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ 1.1 का चित्र के भी माध्यम से समझाया गया। पहले का जो जल स्तर था वहाँ पे एक मार्क लगाया गया, उसमें नमक मिलाया गया, ठीक है, अच्छी तरीके से उसको फिर मिलाया गया, उसमें शामिल हो गया। अब जल का स्तर संभवतः आप देख पाएंगे कि थोड़ा बहुत जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसी में वो पदार्थ घुल गया है। जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे जल था उसके बीच बीच में कणें समा गए हैं। इसका मतलब क्या, आप देख पाएंगे कि वो बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, क्या हो सकता है आपके मन के मुताबिक, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब हम उसमें डाले और उसमें घोल दिए तो वो गायब हो गया, यानी कि चीनी या नमक जो भी था उसका जो कण है उस पानी में ही समा गया। पानी के कण में यानी कि छोटा छोटा छेद है, पानी का कण में जगह है, स्पेस है, तभी तो उसमें समा गया। तो पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, तो कितना छोटा होता है उसके लिए क्रियाकलाप यहाँ क्रियाकलाप 1.2 किया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल ले, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट आपको अपने प्रयोगशाला में मिल जाएगा, वहाँ से आप लीजिए और 100 ml पानी में घोल लीजिए। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दीजिए। 10 ml निकाल लीजिए और उसके बाद 90 ml जल में उसको मिला दीजिए। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml जल 10 ml निकाल कर उसे घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें, ठीक है। उसमें आप मिला दिए 10 ml करके, ठीक है। इस घोल में लगभग 10 ml घोल दिए निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दिए। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। बार बार आप मिलाते जा रहे हैं। क्या क्या जल अब भी रंगीन है? क्या जल जो है उसका कलर क्या होगा, ठीक है, क्या जल अब भी रंगीन है? अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 100 ml का पोटेशियम परमैंगनेट हम लोग लिए हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को 3 अलग अलग
3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में हम लोग घोल रहे हैं, ठीक है। 10 ml करके मिला दिए हैं। तो 10 ml करके पानी में जब हम मिला दिए हैं तो उसका कलर क्या आप चेंज देख रहे हैं। अनुमान लगाइए पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नज़र आता है। फिर भी पानी जो आपका कलर उसमें दिख रहा है आपको। पानी का रंग जो है सिर्फ 10 ml मिला है पानी में, उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर भी पानी में वो नज़र आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 ml लगभग 1 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण हैं। एक क्रिस्टल, उसका जो एक क्रिस्टल उसमें भी कई सूक्ष्म कण होगा। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। आप डेटॉल भी डाल के कर सकते हैं, 2 ml डेटॉल को भी आप बूंद बूंद डाल सकते हैं और वो लगातार आप देखेंगे कि उसका महक आपको मिलेगा। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ का यानी कि बहुत छोटा कण होता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, जैसे कि क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में हम लोग नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उसके बीच बीच में काफ़ी स्थान होता है, तभी तो उसमें समा जाता है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इस पर हम लोग जानेंगे। पदार्थ के जो कण होते हैं वो पहले हम जान लेंगे कि बहुत छोटा होता है और उसके अंदर गैप भी होता है। तीसरा बात कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चलिए इसको हम लोग क्रियाकलाप की मदद से समझ लेते हैं। क्रियाकलाप 1.3, अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। बुझी हुई अगरबत्ती रख दीजिए, ठीक है। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है। जब अगरबत्ती जला दे क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है। अपने प्रेक्षण को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। कमरे के कोना में आप बुझी हुई अगरबत्ती को डाल दीजिए, उसके बाद क्या आप तक सेंट आ रही है। क्रियाकलाप 1.4 को भी इसी तरह से हम लोग समझते हैं। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें। 2 बीकर लीजिए या 2 गिलास ले लीजिए कांच का, ठीक है। एक में कुछ बूंद लाल या नीली जो भी इंक है आपके पास वो डाल दीजिए और दूसरे में शहद डाल दीजिए। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को अब आप नोट करिए, ठीक है। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। दोनों में अलग अलग जब डालते हैं तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या प्रेक्षण में हम लोग देखें उसको हम लोग नोट करते हैं। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या कितने घंटे लगते हैं। स्याही का रंग पूरे पानी में फैलेगा, ठीक है। आइए कितना समय लगा इस चीज़ को आपको नोट करना है, कितना टाइम लगा। आइए क्रियाकलाप 1.4 में जानते हैं। 1 गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। उसको हिलाना नहीं है, ठीक है। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर का क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है। इन प्रश्नों का जवाब आप ऑब्जर्व करेंगे। इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों और कैसे। तो हम लोग जो 3 क्रियाकलाप के 1.3, 1.4 और 1.5 उसका निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचते हैं। आइए, तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है।
तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाता है उस और तेज हो जाएगा। जैसे कि आप रूम में अपना जब अगरबत्ती जलाए थे तो उसका खुशबू आप तक पहुंच रहा था। इससे पता चलता है एक पदार्थ का कण जो है गतिशील है, कोई एक कोना में जला था फिर भी आप तक पहुंच रहा। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है, यानी कि दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। देखिए आप जान गए कि ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है, एक दूसरे से पदार्थ जो मिल जाते हैं, इसका मतलब उसमें उसके रिक्त स्थान खाली जगह था इसलिए उसमें मिल गया, पहला बात। दूसरा बात, दो विभिन्न पदार्थ का अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना, हर चीज़ नहीं मिल जाएगा मगर कुछ चीज़ मिलेगा। तो जब दो विभिन्न पदार्थ अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, इसको हम लोग विसरण कहते हैं। जैसे चीनी में नमक घुल गया या पानी में चीनी घुल गया या नमक घुल गया तो हम लोग इसको विसरण कहें। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें गर्म करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका तापमान बढ़ने से उसमें गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, उसमें उसके कण जो है गतिशील होते हैं, तो इसलिए वहाँ उस चीज़ में जल्दी आसानी से उसमें घुल जाएगा। ठीक है, तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए ये भी जानते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आइए इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। एक खेल को एक मैदान में खेलते हैं, आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाइए। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कमर पे एक दूसरे को पकड़ लेना है। ठीक है। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। तो आपको किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों, है ना? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने, प्रत्येक विद्यार्थी को वहाँ एक कण माने, तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा? अब बताइए कि किसमें ज़्यादा बल लगेगा, जो उंगली से पकड़ के रखा था या कोई हाथ से पकड़ के रखा था और या कमर से पकड़ के रखा था, किसमें ज़्यादा आपको बल लगाना पड़ा? तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि किस प्रकार के पदार्थों में जो होगा अधिक बल का आवश्यकता होगा। उसके बाद हम लोग क्रियाकलाप 1.7, एक लोहे की कील, एक चाय का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड लेंगे। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उसे घुंघरू करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? एक लोहा का कील लीजिए, एक चौक का टुकड़ा लीजिए और एक रबड़ बैंड लीजिए, उसको तोड़ने का प्रयास करिए हथौड़ा मारकर। क्या होता है देखिए, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करिए। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का कारण क्या कारण है कि जल का सतह नहीं कटता? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, यानी कि उनके कोई भी पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें आकर्षण बल होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पर पहुंचते हैं। इसको प्रश्न उत्तर को करना है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी है, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। आप पहचानिए कौन कौन सा पदार्थ है। उसका दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथे प्रश्न को कीजिए। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका दूसरे वीडियो में आगे की पढ़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, धन्यवाद।